हरिओम। तो जब ये सबरीमला का किस्सा हुआ था, जहाँ पर कुछ स्त्रियां सबरीमला जाकर वहां पर भगवान के दर्शन करना चाहती थी नियमों के विरुद्ध, और उनका साथ यहाँ के न्याय पद्धति देने को तैयार हो गई थी। ये तो व्यवस्थाएं हैं, और व्यवस्थाओं ने ऐसी तिकड़म लगाई कि ये मामला ठंडा हुआ। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि ये सब कर कौन रहा है और क्यों कर रहा है। यहाँ मैं कुछ विशेष वर्गों पे उंगली उठा रहा हूँ, जैसे न्याय व्यवस्था है, शिक्षा पद्धति की व्यवस्था है। आज इन दो लोगों पर उंगली उठा रहा हूँ। वैसे कहते हैं कि जब आप किसी पे उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां आप पर भी होती हैं। तो 3 उंगलियों का तो नहीं जानता हूँ, उसमें से एक उंगली की गलती जरूर जानता हूँ। पर चलिए, दूसरी गलती भी शायद समझता हूँ। अब तीसरी जो भी हो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा, समाज में इस समय 4 वित्तीय व्यवस्थाएं हैं। एक व्यवस्था वो है जो कहती है जो कुछ भी है हमारा है, छीनो झपटो खा लो। अगर कोई दूसरा व्यक्ति पैसे भी कमाया है, मेहनत से कमाया है, और इनके आंखों में खटकने लगता है, तो ये उसको जो है किसी भी प्रकार से बुरा कह के, भला कह के उससे छीनने के लिए तैयार है। और इनका कहना है कि ये हमारा शोषण करके प्राप्त किया गया। इसमें कोई शक नहीं है कि ये मेरी भी मान्यता है कि जब किसी के पास कुछ अधिक होता है तो निश्चित रूप से उसने जो कुछ भी करना चाहिए संतुलन बनाने के लिए वो नहीं किया है, तभी उसके पास अधिक है। क्योंकि अगर आपके पास है तो आपको केवल पैसा संजोना नहीं है, बुरे समय के लिए प्रॉपर्टी खरीदनी है, जमीन जायदाद खरीदनी है, वो सब तो है ही। लेकिन कुछ ऐसे विषय होते हैं जैसे आपको सामाजिक व्यवस्थाओं में भी खर्च करना चाहिए। सामाजिक व्यवस्थाएं पहले क्या थी? मुख्यतः मंदिर हुआ करते थे। मंदिरों के माध्यम से, क्योंकि लोग जीवन में गलत निर्णय ले लेते हैं, हो सकता है जैसे आज आदिवासी हैं, किसी समय में हम सब आदिवासी रहे होंगे, पर हम लोगों ने निर्णय लिया कि भाई नहीं, हम एक व्यवस्थित समाज की ओर जाएंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, हम जंगलों में ही रहेंगे, कस्बों में ही रहेंगे, अपने ही परिवारों में रहा करेंगे, और उसका नतीजा क्या हुआ हम देख ही रहे हैं। उसी प्रकार से जब हम तो हर व्यक्ति कुछ ना कुछ निर्णय लेता है। कोई शायद ऐसा निर्णय लेता है कि मुझे फौज में जाना है। आपने बड़े बड़े क्रिकेटर लोगों के नाम सुने हैं, जो क्रिकेटर हैं, और वो उनकी जब मृत्यु हुई तो बहुत बुरी तरह से कर्जे में डूबे हुए थे। उसी प्रकार से आप राजनेताओं के बारे में सुनेंगे, जो पुराने जमाने में राजनेता हुआ करते थे, वो उनका सेवा ही उनका मुख्य विचार हुआ करता था, वही मुख्य उद्देश्य हुआ करता था। तो उसका नतीजा ये होता था कि जब उन्होंने पैसा कुछ संजोया नहीं, तो जब मरने की कगार पे होते थे तो उनके पास पैसे नहीं होते थे। इसी प्रकार से हर व्यक्ति, किसी भी परिवार में, किसी भी समाज में ऐसे व्यक्ति होते हैं जो निर्णय ऐसे ले लेते हैं जिसके जो उस समय तो सही लगते हैं, उस समय बहुत ही न्याय संगत लगते हैं, उस समय बहुत ही नीति संगत लगते हैं, उस समय गौरवशाली भी लगते हैं, लेकिन लंबे समय में उसका प्रभाव जो है बहुत खराब प्रभाव पड़ता है। तो ये किसी के साथ भी हो सकता है। सरकारें भी गलत निर्णय ले सकती हैं, ऐसे निर्णय ले सकती हैं जिससे बाद में राष्ट्र को समस्या हो सकती है। बड़े बड़े व्यवसायी भी ऐसा निर्णय ले सकते हैं जिसके कारण से उनके साथ काम करने वालों को असुविधा हो सकती है। जैसे हम सत्यम कंप्यूटर्स का हम जानते हैं कि उसके जो मालिक थे, उन्होंने कई जगह पैसा फंसा लिया था जो उनको लगता था कि सही है। उनको लगता था कि उससे जो पैसा आएगा वो कंपनी को चलाता रहेगा, उनको आगे बढ़ाता रहेगा, पर नतीजा ये हुआ कि एक समय बाद उनको अपनी गलती माननी पड़ी। कहने का तात्पर्य यह है कि इस समय समाज में बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं, वित्तीय व्यवस्थाएं हैं, जो कुछ पंथों के हाथ में है, पंथों के जो बड़े बड़े मुख्य हैं उनके हाथ में है, बड़े बड़े राजनेताओं के हाथ में है, और उनका तरीका ही यही है कि दूसरों को विघटन की ओर ले जाओ और उनका जो कुछ भी है लूट खाओ। चाहे वो ईसाई मत हो, चाहे वो इस्लामी मत हो, इनका पैसा दूसरों के कमाए हुए पैसे को कलेक्शन के माध्यम से आता है। दूसरों को थोड़ा वो मदद करते हैं शुरू में, और उसके बाद सारी जिंदगी उनकी जिंदगी निकल जाती है, उनके बच्चों की जिंदगी निकल जाती है, बच्चे के बच्चों की जिंदगी निकल जाती है, सबसे पैसा वसूलते रहते हैं। तो ये व्यवस्थाएं हैं, और इसके लिए उनको आवश्यक होता है कि जो कुछ वो लोग के जो मतानुयायी हैं उनके लिए व्यवस्था बनाई जाए, और इसके लिए और उनको गौरव प्रदान किया जाए। तो गौरव कैसे प्रदान किया जाए? दूसरों को नीचा दिखा के प्रदान किया जाए। इस कारण से उनका हमला सबरीमला पर हुआ था, क्योंकि ऐसे तो सबरीमला में जो भी व्यवस्था है वो हिंदुओं के हाथ में तो नहीं है। मंदिर में पुजारी केवल हिंदू हैं, बाकी तो कोई भी आ जा सकता है, और वहां जितने धंधे चलते हैं वो सब जो है वहां के जो कम्युनिस्ट लोग हैं वे संभालते हैं। जितने होटल हैं, जितने दुकानें हैं, सब कम्युनिस्टों के हाथ में है।
वही लोग वो दुकानें चलाते हैं और फायदा लेते हैं। तो इन लोगों का, ये लोग कोई अच्छा काम तो कर नहीं पाते हैं, छीना झपटी ही कर पाते हैं और दीमक की तरह सब जगह लगे रहते हैं। जहां भी इनका विस्तार हुआ है वे उनकी जो मुख्य धारा है, जो मुख्य सोच है, उसके कारण नहीं हुआ है, बल्कि एक कर्तव्य परायण कार्य को हाथ में लेके हुआ है। अभी कुछ दिन पहले ही मेरा मिलना एक कारीगर से हुआ था। उसने कहा, स्वामी जी, हमारे पिताजी और हमारे दादाजी भी यही काम किया करते थे जो हम कर रहे हैं। उन्होंने हमें दो बातें सिखाई। एक, जुबान से जो बात निकल जाए उसको पूरा कर। दूसरा, जब किसी से पैसा लिया है उस पैसे की इज्जत रखनी है। अगर उसने हमको पैसा दिया है, हमें इस बात का ख्याल करना है कि हमने जो काम हाथ में लिया है उसको हम पूरा करेंगे। ये दो बातें कभी भूलना मत। उसके पिताजी ने ये सिखाया था उसको, और ये उनके धर्म मत में नहीं सिखाया जाता है। कम से कम गैर मजहबी लोगों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं सिखाया जाता है। गैर मजहबी लोगों को वे गुलाम के रूप में मानते हैं और उसका शोषण किसी तरह भी करना उनके लिए जायज है। तो अभी इधर फिर ऐसा ही हुआ है कुछ। एक वरिष्ठ वकील ने कहा कि बच्चियों की उम्र, सहमति की उम्र कम कर देनी चाहिए। प्रश्न ये उठता है कि ये व्यक्ति कौन है, और वो स्वयं भी स्त्री है। पर जब वह बड़े बड़े न्यायाधीशों के घर से जले हुए नोट मिलते हैं, जब खबरें आती हैं जिसमें हमें बताया जाता है कि ये जापानी समोसों की बात करते हैं, काश्मीरी सेवों की बात करते हैं, तो हमें समझना होगा कि इनके परिवेश में हो क्या रहा है। कामिनी, कांचन, मदिरा, इनका जो सेवन होता है, इसकी दीवानगी बड़े पदों पर बहुत जल्दी आ जाती है। अगर वहां पर ऐसी व्यवस्था न हो जिसमें आप थोड़ा भी पदभ्रष्ट हो तो आपको स्वयं आपका परिवार माफ नहीं करेगा और आप स्वयं खुद को माफ नहीं करेंगे। जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं आती है तब तक ऐसे जिम्मेवार पदों पर बैठे हुए जो लोग होते हैं उनका पदभ्रष्ट होना स्वाभाविक है। और पदभ्रष्ट व्यक्ति कितने भी ऊंची जगह पर बैठा हो, कभी सही निर्णय नहीं ले सकता है, कभी सही बातें नहीं कर सकता है। इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि उसकी जीवन शैली क्या है, ये हमें समझना पड़ेगा। उसके जीवन में वो किन बातों को प्रमुखता देते हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। हमें ये समझना पड़ेगा कि जब उन्होंने ये चीज कही, सहमति वाली बात, तो क्या कोई थोड़ा भी विवेक रखने वाला व्यक्ति ऐसी बात कह सकता है? वो क्या चाहती थी? वो ऐसे लोगों को बचाव कर रही थी जिन लोगों को हवस होती है, और स्वाभाविक रूप से वे स्वयं उसी रास्ते से गई हैं, चाहे उन्होंने दूसरों को भेजा हो या जो भी किया हो। पर ये बात ऐसे समाजों में स्वाभाविक रूप से चल रही है और ये सुनने में भी आता है, देखने में भी आता है। समय समय पर बड़े बड़े वकीलों के वीडियो भी हमने देख लिए हैं। ज्यादा उनके बारे में मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। कोई बहुत अच्छे कार्य तो है नहीं जिसके बारे में चर्चा की जाए। हमें ये केवल समझना होगा कि क्या समाज में सच्चाई देखने वाला व्यक्ति, सच्चाई ढूंढने वाला व्यक्ति ऐसी बातें कर सकता है? अभी तो ऐसी स्थिति है, अगर वो कहे कि वहां बैठा हुआ है, इससे साफ हो जाता है कि समाज कमजोर है। और हमें इस बात का ख्याल करना होगा कि ऐसे व्यक्ति उस कुर्सी पर ना बैठ सके। हमें पता करना पड़ेगा कि ये किन के संरक्षण में थे, किस व्यवस्था के सहारे वे लोग ऐसे ऐसे पदों पर पहुंचे। हमें ये सब बातें समझनी होंगी, जानना होगा। अभी एक और जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, उसने हाल ही में उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु एक विनियम पारित किया है। इसके तहत भारत के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि ये समान अवसर केंद्र बनाए तथा समता समितियां बनाए, स्थापित करें। इनका उद्देश्य क्या है? बहुत अच्छा उद्देश्य है, भेदभाव को रोकना और वंचित वर्गों को, SC ST हुए, OBC हुए, दिव्यांग हुए, महिलाएं हुई, इनका समावेशन सुनिश्चित करना। सुनने में अच्छा लगता है, पर प्रश्न ये उठता है कि ये किस प्रकार किया जाएगा? एक ऐसा व्यक्ति जो इतने ऊंचे पद पर बैठा हुआ है, ऐसा व्यक्ति जो है, जब कोई बात करता है उसी से हमें समझ में आ जाता है कि वह कितना बुद्धिमान है और किसी कार्य करने के लिए क्षमतावान। जो आज पदों पर बैठे हुए हैं उसमें से कई उन पदों पर इसलिए बैठे हुए हैं कि वे किसी निम्न जाति से आते थे और व्यवस्था ने उनको ऐसी सुविधा दी है कि वह नाकाबिल होते हुए भी वहां जाकर बैठ सकते हैं। दूसरे ऐसे लोग हैं जिनकी पहुंच ऐसी थी, किसी नेता के जानने वाले थे, किसी नेता के गांव वाले थे, किसी व्यवस्था के जानकार थे। अभी कुछ दिन पहले ही सुनने में आया था कि एक IAS अधिकारी की बेटी, उसने सारे गलत रास्तों का प्रयोग किया और वह भी IAS बन गई। पहले उसने सही रास्ते
से जाने का प्रयास किया, उसका नहीं हुआ तो उसने जाति का नाम ले लिया, मेडिकल का हिसाब किताब लगा लिया और किसी न किसी तरह से वो गलत सही मारा कार्य करते हुए अपनी जगह पर पहुंच गई। निश्चित रूप से उसको इसकी जानकारी तो हो नहीं सकती थी, तो उसको किसने बताया, उसका रास्ता किसने खोला, उसको किसने साथ दिया? उसके पिताजी ने साथ दिया। उनको पूरे कानून की जानकारी थी। तो इसी प्रकार से कई लोग कई कुर्सियों पर, पदों पर पहुंच जाते हैं। कुछ किस्मत वाले भी होते हैं। उसकी किस्मत अच्छी थी, उसको जानकारी थी। आपको कितने विषयों की जानकारी है, कितनी जगह पर कैसे पहुंचना है इसकी जानकारी मुझे तो पता नहीं, लेकिन मुझे तो कई चीजों का पता ही नहीं था। इधर मुझे पता लगने लगा है धीरे-धीरे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उसमें से शायद ही कुछ व्यक्ति होते हैं जो उस पद पर होने के सही हकदार होते हैं। हाँ, अच्छाई सब में होती है और हर कोई कुछ ना कुछ अच्छा कार्य कर भी सकता है। कई बार जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की कहानी तो पता ही है कि भाई जब आदमी कुर्सी पर बैठ जाता है तो कई बार जिम्मेवार भी हो जाता है। पर ऐसा कहानी में देखने को ज्यादा मिलता है, जीवन में तो शायद हर समय नहीं मिलता है। चाहे वो कितना भी अच्छा विचार रख ले, पर अगर उसमें क्षमता नहीं है तो वह कुछ न कुछ ऐसा कर ही देता है जो अगले के लिए नुकसानदेह हो जाता है। तो ये जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, इसका उद्देश्य क्या है? लोगों को सहयोग करना, लोगों की मदद करना। तो मेरा कहना है कि कहां पर ऐसा हो रहा है, मेरे किस विश्वविद्यालय में ऐसा हो रहा है कि किसी गरीब घर के बच्चे को समस्या आ रही है। मेरी जानकारी में तो नहीं है। मैंने भी स्कूल पढ़ाई की है, कॉलेज पढ़ाई की है, पर मेरी जानकारी में तो कहीं भी ऐसा नहीं आया। मैंने कॉलेज में पढ़ाया भी है, कहीं ऐसा नहीं हुआ आया कि उसकी जाति के कारण या उसके भाषा के कारण या फिर लिंग भेद के कारण उसके साथ दुर्व्यवहार ही हुआ हो। कहीं अगर किसी प्रकार से हो भी गया होगा तो उसके अगर वो व्यक्ति अपनी बात लेके जाता है तो साधारणतः बात सुनी जाती है और समस्या का समाधान किया जाता है। हाँ, आप ये कहें कि आप हो सकता है अच्छी जगह पर ही गए हैं इसलिए आपने देखा नहीं है, तो ये हम मान लेने के लिए तैयार हैं और इस पर इसकी अगर आवश्यकता है तो इसको और क्या तरीके से किया जा सकता था, मैं ये जानना चाहूंगा। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा जो मेरे लिए दो बातें हैं जिसको मैं कहना चाहता हूं, इस कारण से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो जो जीवन में मैंने दो चीजें सीखी हैं या एक चीज सीखी है, शारीरिक और मानसिक क्षमता का विकास अगर आप करते हैं, आप जहां जाना चाहते हैं उस जगह पर जा सकते। एक दलित परिवार से आने वाले गरीब व्यक्ति थे जो कुछ विषयों में हमारे गुरु भी रहे। वो कहा करते थे कि मैं इतना सांवला हूं, मुश्किल से वो 4.5-5 फुट के थे, 5 फुट के तो शायद नहीं थे, 4.5 फुट के थे शायद। तो कहा करते थे कि मैं इतना नाटा हूं कि कहीं मैं खड़ा हो जाऊं तो मुझे लोग सोचेंगे कि ये 4वीं-5वीं कक्षा का विद्यार्थी है, और इतना सांवला हूं कि कोयले के सामने खड़ा हो जाऊं तो मैं दिखाई भी ना दूं। और वो इतने दुबले थे, एकदम सीख जैसे दुबले थे, और काले कपड़े पहनते थे। काले कपड़े पहन के तो उनकी स्थिति ये हो जाती थी कि खुद ही कहा करते थे स्थिति हमने तो कभी ख्याल भी नहीं किया था, तो उन्होंने कहा तो हम सोचने भी लगे, उस तरह से देखने भी लगे। पर ये बात सही थी कि वे शारीरिक रूप से भी बहुत पहलवान नहीं थे, और उनका कहना था कि वे पढ़ाई में बहुत कमजोर थे। इतने कमजोर थे कि उन्हें मुश्किल से लोअर 3rd डिवीजन मिला करता था। बोलते थे कि मैं पास नहीं होता था, मैं फेल नहीं होता था। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ऐसा व्यक्ति किन चीजों से गुजरा होगा, किन अनुभवों से गुजरा होगा। तो उन्होंने कहा था कि एक बार जब वो गए थे शिक्षक बनने के लिए, उन्होंने सोचा कि मैं एक शिक्षक बन जाता हूँ तो गांव के स्कूल में पढ़ा लिया करूंगा, तो इसी से मेरा गुजारा हो जाएगा। तो वे गए तो वहां पर जो चयन करता थे उन्होंने इनको वहां से भगा दिया। नहीं, उन्होंने कहा कि मैं सेलेक्ट नहीं हुआ था, मुझे पूरी तरह से रिजेक्ट किया गया था। रिजेक्ट भी ऐसा किया गया था कि मुझे कह दिया गया था कि अगली बार तुम किसी भी इंटरव्यू में आना मत। ऐसा क्यों हुआ ये तो मैं नहीं जानता हूं, पर मेरी समझ में ये आया कि स्कूली शिक्षा के लिए, और ये बात उन्होंने कहा कि मैं ये स्कूली शिक्षा के लिए था, इसके लिए मना कर दिया गया था। बोले कि स्कूली शिक्षा के जो उन्होंने बताया तो मैंने समझने का प्रयास किया, तो संभवतः ये था कि इनकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी थी, इनका व्यक्तित्व कुछ ऐसा था कि अगर वे जाते, अगर वो एक स्कूल में उनका चयन हो जाता तो वहां पर बच्चों को पढ़ा नहीं पाते। क्योंकि बच्चे जो हैं बड़े जब हो रहे होते हैं तो उनका जो व्यवहार होता है, उनकी जो खुराफात होती है, उनके जो बदमाशियां होती हैं, उसके लिए भी एक व्यक्तित्व की आवश्यकता होती है कि आप उसको संभाल सकें। और मेरे विचार से तो कॉलेज में भी ऐसा ही होता है, लेकिन हाँ, अगर आप कोई थ्योरी विषय पढ़ा रहे हैं तो आप जाके क्लास में कक्षा में बोल बाल के आ सकते हैं और आपको किसी तरह संस्था रख सकती है। पर हमारे विचार से तो व्यक्तित्व की आवश्यकता सब जगह होती है, केवल ज्ञान हो जाने से काफी नहीं होता है, पर्याप्त नहीं होता है। लेकिन तो इनको जब भगा दिया गया तो ये गए
और इन्होंने जाकर एक पियोन की नौकरी की। पियोन में इनका चयन हो गया, ग्रेजुएट कर ही लिया था। वहां उन्होंने रह के उनको किसी ने बताया या उनको किसी ने तैयार किया, जो स्मृति की शक्ति बढ़ाने के जो तरीके हैं किसी ने उनको सिखाया, और या उन्होंने किताब से पढ़ा और सीखा उसको। तो एक स्मृति विशेषज्ञ हैं हैरी लॉरेन के नाम से, उनको वो अपना गुरु मानते थे। तो संभवतः किसी ने वो पुस्तक दी या फिर इनके हाथ किसी प्रकार से वो पुस्तक पड़ गई और उन्होंने इसका पूरा अभ्यास किया। अभ्यास करने के बाद इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। पोस्ट ग्रेजुएशन में इनको गोल्ड मेडल मिला और बताया करते थे कि मैं जब वहां गोल्ड मेडल लेने गया, मुझे इस बात की खुशी नहीं थी कि मुझे गोल्ड मेडल मिला, मुझे इस बात की खुशी थी कि मेरे ही कद का व्यक्ति मुझे गोल्ड मेडल दे रहा था। राजेंद्र प्रसाद जी ने उनको गोल्ड मेडल दिया था तो कह रहे थे कि मुझे इस बात की प्रसन्नता की थी कि मुझे मेरे ही कद का व्यक्ति गोल्ड मेडल दे रहा था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने उसमें मेहनत की और उसके बाद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उन्होंने 2 परीक्षाएं पास की। पहले तो पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर कोऑपरेटिव में कोई कोर्स किया, दोनों में उन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया और ये वो स्मृति विशेषज्ञ एक प्रकार से बन गए और स्मृति के विस्तार के लिए लोगों को तैयार करने लगे और यही उनका प्रमुख आय का साधन बन गया। तो ये जो यूजीसी वगैरह जो कार्य कर रहे हैं, इनको ऐसे सब उदाहरणों का प्रयोग करना चाहिए और एक व्यवस्था बनानी चाहिए। और कुछ नहीं तो हमारे इतिहास में ही चले जाएं, हमारे जो संस्कृति में जो है व्यवस्थाएं रही। जब व्यक्ति वेद पाठन के लिए जाता था तो उसे गायत्री मंत्र में दीक्षा दी जाती थी। क्यों दीक्षा दी जाती थी? क्योंकि गायत्री मंत्र से जो व्यक्ति का जो मन और शरीर है वो शुद्ध होता है। कहते हैं 20,000 गायत्री मंत्र जाप कर लो, उसके बाद से आपके व्यक्तित्व का निखार आने लग जाता है। तो गायत्री मंत्र का जाप करवाया जाता था। उसके बाद एक तो जाप हो गया, दूसरा पारायण करवाया जाता था, सहस्रनाम अर्चना करवाई जाती थी। इसी प्रकार से पुरस्चरण करते हैं लोग। राम शर्मा आचार्य जी के बारे में आप जानते ही हैं, जिन्होंने गायत्री मंत्र कई पुरस्चरण किए और इस कारण से उनमें इतना विकास हो गया कि उन्होंने एक बहुत बड़ी संस्था का निर्माण किया। तो पारायण हो गया, पुरस्चरण हो गया, जाप हो गया, सहस्रनाम अर्चना हो गई, सहस्रनाम आराधना हो गई, जागरण होते हैं। ये सब तरीके हैं जिससे अपने व्यक्तित्व में व्यक्ति विकास लाता है। और जब लोग ऊंचे पदों पर बैठते हैं, इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि अगर वे ऐसी व्यवस्थाओं से गुजरे नहीं हैं तो उन पे कड़ी नजर रखी जाए, क्योंकि वो आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ गलत गलत कर सकते हैं। जिस प्रकार से हम चाहते हैं कि एक अच्छा फौजी ही हमारे राष्ट्र की रक्षा करे और इसके लिए स्पेशल फोर्स तैयार की जाती है, विशेष दस्ते तैयार किए जाते हैं, उसी प्रकार से आवश्यक है कि जो लोग ऐसे पदों पर जाके बैठते हैं उनके भी मन और व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए। केवल कुछ कोर्स किताब पढ़ लिए ये काफी नहीं होता, ये पर्याप्त नहीं होता। और ये हम देख रहे हैं उनके निर्णयों के माध्यम से, उनकी सोच के माध्यम से, उनके वक्तव्यों के माध्यम से। इसलिए जरूरी है कि लोग चेत जाएं, सरकार चेत जाए और अपनी संस्कृति में जो भी हमारी धरोहर है उसको उचित स्थान दे और उसका उचित प्रयोग करे, उसको प्रयोग में लाए और एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करे, ऐसे कई व्यक्तित्वों का निर्माण करे जिससे हम अपने देश की जो बागडोर है सही लोगों के हाथ में हम देख सकते। हरि ओम तत्सत।